पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाए, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। जब कोई प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिए, हमने एक ग्लास लिया है और एयर लिया है। इस चित्र में देखिए, एक जो है डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, मतलब एक सघन माध्यम है और दूसरा विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है तो क्या हो रही है कि नॉर्मल से थोड़ा डिस्प्लेस हो जा रही है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जा रही है। अब इस स्थिति में क्या है कि आपतन कोण जो बनेगा सघन माध्यम में बनेगा और अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा, विरल माध्यम में बनेगा। यदि हम आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं, देखिए यहाँ पे जैसे θ1 था, θ2 किया, θ3 किया, यानी आपतन कोण के मान को यदि धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे θ1 था, ये ग्रीन कलर के जो देखिए रेज जा रही है, θ1 इसके लिए आपतन कोण है, और अपवर्तन कोण देखिए यहाँ पे θ2 दिख रहा है, ग्रीन ऐसे निकल गई, यानी अपवर्तित किरण ऐसे निकल गई। ऐसे ही जब हमने रेड कलर लिया तो देखिए इसके लिए θc लिखा हुआ है, θ2 मान लीजिए, ये वाला θc है। तो इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री बन गया है, यानी किरण ऐसे निकल गई है। ऐसे ही अगर आपतन कोण के मान को और ज़्यादा कर दिया गया तो ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण इधर ना जा करके, नहीं दूसरे माध्यम में ना जा करके पहले ही माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट आ गई। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, और अपवर्तित किरण उन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है उस सतह को छूती हुई निकल जाती है। यानी आपतन कोण एक निश्चित आपतन कोण है, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अब देखिए, यदि हम आपतन कोण के मान को और ज़्यादा बढ़ाएं, यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दें, तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उस समय अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जाकर के पुनः पहले ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विरल माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तथा अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह को छूते हुए निकल जाती है।
इस निश्चित आपतन कोण को, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यदि आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तनांक में संबंध। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, इसको देखते हैं। मान लीजिए ये कोई डेंसर मीडियम है, ग्लास है, और ये रेयर मीडियम है। यहाँ देखिए जो क्रिटिकल एंगल है इसको थीटा सी से लिखा गया है। इस क्रिटिकल एंगल के लिए क्या है, ये जो अपवर्तित किरण है ठीक इसको छूते हुए, यानी मीडियम को अलग करने वाले सतह को छूते हुए निकल जा रही है। यानी यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो थीटा 2 है इसके बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और क्रिटिकल एंगल ये क्या है, थीटा सी क्या है, आपतन कोण है। तो इस चित्र में क्या है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। सिंपल है, स्नेल का नियम लगा सकते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो हम इस चित्र के द्वारा चलते हैं। इस चित्र में देखिए, अगर हम इस चित्र को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान लीजिए, इसको चित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो इस चित्र में देखिए स्नेल के नियम से साइन आई बाई साइन आर, आपतन कोण का मान क्या है, थीटा सी है। साइन थीटा सी बाई साइन आर थीटा 2 इक्वल टू एन। ये कौन सा होगा, ये 2n1 है। यहाँ देखिए ये दूसरा माध्यम है और ये पहला माध्यम है, यानी ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या है, ये थीटा सी क्या है, ये है क्रिटिकल एंगल। ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण, ये क्या है, क्रांतिक कोण है। और थीटा 2 क्या है, ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा 2। अब क्रिटिकल एंगल के लिए, यानी कि थीटा सी के लिए थीटा 2 का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तब हम लिख सकते हैं 2n1 इक्वल टू साइन थीटा सी, थीटा सी को हम थीटा सी लिखते हैं, अपान साइन 90 डिग्री। या लिख सकते हैं 2n1 इक्वल टू साइन थीटा सी बाई 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखिए 2n1 क्या है, ग्लास के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए 2n1, ये वास्तव में 2n1 क्या है, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का अपवर्तनांक है। अगर हम इसका उल्टा करें, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक निकालें, यानी 1n2 निकालें, तो 1n2 क्या होगा, यानी 1n2 कितना आएगा, 1n2 इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा सी, यानी n इक्वल टू हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा सी। और इस तरह से ये एक फार्मूला आपके पास निकल के आ गया कि अगर हमें क्रिटिकल एंगल पता है तो उस पदार्थ का या उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। यानी अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा सी। या जनरली क्या करते हैं कि क्रिटिकल एंगल को हम सी से ही लिखते हैं, तो इसको n इक्वल टू 1 बाई साइन
सी भी लिख देते हैं, साइन सी भी लिखते हैं। यहाँ सी क्या है? क्रिटिकल एंगल है थीटा सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं, से संबंधित घटनाएं। अब इससे सबसे पहली घटना तो ये आती है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि अगर शीशा कहीं टूट जाता है, कहीं क्रैक हो जाता है, सपोज करिए कि ये ग्लास है, ये ग्लास है और बीच में कहीं से क्रैक हो गया, सपोज करिए ऐसे क्रैक हो गया। तो क्रैक होने पे क्या होता है कि ये वाली जो सतह है, क्रैक वाली जो सतह होती है, जहाँ क्रैक हुआ होता है, ये समझिए ये वाली सतह जो क्रैक है वो ज़्यादा चमकीली दिखाई जाती है। यानी कि अगर कोई शीशा चटक गया है तो चटका हुआ भाग, क्रैक हुआ भाग क्या होता है? ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब शीशा चटकता है तो चटकने में क्या होता है कि ये बीच में एयर भर जाता है, वायु भर जाता है। ये ग्लास यहाँ पे देखिए, ये ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया और बीच में जो है ये एयर भर गया। तो अब क्या होता है, यहाँ पे डेंसर मीडियम बन जाता है, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, यानी ये सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया और ये वाला क्या हो गया, यानी बीच में क्या हो गया? विरल माध्यम बन गया। अब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है, अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे सघन माध्यम से जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है ऐसे। यानी यहाँ देखिए वायु है, ध्यान दीजिए, ये ग्लास है, ये ग्लास है और बीच में क्या है? एक वायु का लेयर है, यानी ये विरल मीडियम, विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश इस पर पड़ती है तो यहाँ विरल माध्यम में क्या हो जाता है? विरल माध्यम में जाने पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण ये यहीं से क्या होती है? इसी मीडियम में वापस लौट जाती है और जब आप देखते हैं तो ये वाला सतह क्या होता है? चमकीला दिखता है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होगा, अगर कोई ग्लास चटका हुआ है तो वो चमकीला दिखता है। ऐसे मान लीजिए कहीं ग्लास में कहीं बुलबुला है, ग्लास में कहीं वायु का अगर बुलबुला है, ऐसे ग्लास में क्या है? कहीं वायु का बुलबुला है, या पानी में कहीं वायु का बुलबुला है, तो वो वास्तव में क्या हो जाएगा? वो सघन माध्यम में क्या हो जाएगा? एक विरल माध्यम बन जाएगा। और इस विरल माध्यम में क्या होगा कि वायु का बुलबुला चमकने लगेगा। इसलिए चमकने लगेगा क्योंकि जब प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी तो ये प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा कि ये बुलबुला काफ़ी चमकीला दिखता है। और देखिए एक और घटना आपको दिखा रहे हैं, ये मरीचिका, मरीचिका ये गर्म प्रदेशों की मरीचिका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। गर्म प्रदेशों की ये मरीचिका है, इसे कहेंगे गर्म प्रदेशों की मरीचिका, गर्म प्रदेशों की मरीचिका। मरीचिका का मतलब होता है भ्रम, ये समझिए, मरीचिका का मतलब होता है भ्रम की जो हो ना लेकिन आपको दिखाई दे। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ये पेड़ आपको दिख रहा होगा ये, और इसका एक प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है। हॉट एयर ये रेयर मीडियम, देखिए कूल एयर डेंसर। गर्मी के दिनों में होता क्या है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में देखिए तो नीचे की जो वायु होती है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में देखिए जो नीचे की वायु होती है, जो रेगिस्तान से चिपके होती है, समझिए, यानी नीचे वाली सतह वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और इसकी अपेक्षा जो ऊपर की वायु होती है वो थोड़ी ठंडी रह जाती है। यानी नीचे की वायु जो कि पृथ्वी के संपर्क में है, रेगिस्तान के संपर्क में है, वो गर्म होकर के क्या होती है? थोड़ी दूर दूर हो जाती है, यानी रेयर मीडियम बन जाती है। कहने का मतलब ये विरल माध्यम बन जाता है। ये कौन सा माध्यम बन जाता है? विरल, विरल माध्यम बन जाता है। ऐसे ही अगर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ये देखिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। अगर कोई दृष्टा यहाँ से देख रहा है, मान लीजिए इसको यहाँ से देख रहा है, तो देखने पे क्या होगा, देखिए ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। यहाँ से जब किरण चल रही है
तो ये क्या हो रही है, सघन से विरल में आ रही है, और सघन से विरल आने पे क्या होगी, अभिलंब से दूर हटती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर ये अभिलंब है तो इस अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हट गई। ऐसे मान लीजिए यहाँ अगर है तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या होगा, ये और दूर हट गई। इस तरह से यहाँ तक आते हुए क्या होगा, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यानी जो किरण यहाँ से चली थी वो यहाँ तक आते आते पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई, और अब जो आपको दिखाई दे रही है तो लग रहा है कि ये किरण यहाँ से आ रही है। यहाँ से ना होकर क्या हो रहा है, चूंकि किरण सीधी चलती है तो आपको कहाँ से दिखेगी, यहाँ से दिखेगी। यानी ये जो पेड़ है वो उल्टा ऐसे दिख रहा है। तो आपको भ्रम हो सकता है, पेड़ उल्टा कहाँ होता है, पानी में दिखता है उसका प्रतिबिंब, और कहाँ दिखेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ऐसे दिखता है, तो आपको लगता है कि पेड़ उल्टा है, यानी कि कैसा लग रहा है कि यहाँ पानी है, और पानी होने का भ्रम हो जाता है, जो कि है नहीं, क्योंकि ये तो रेगिस्तान है। रेगिस्तान में पानी होना जो है बहुत मुश्किल है, जानते ही हैं। तो ये वो भी गर्मी के दिन में जब बहुत गर्म हो, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो उस समय लगता है कि पेड़ उल्टा दिख रहा है, या नहीं हो सकता है यहाँ पानी है। कभी कभी आप देखते होंगे हाईवे वगैरह पे अगर चलते होंगे तो हाईवे पे क्या होता है, ऐसे ही होता है कि दूर जैसे लगता है कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो जो है खाली खाली रहता है, कुछ भी वहाँ नहीं होता। सेम यही कि गर्म होने के कारण यहाँ जो है वायु विरल हो गई, यहाँ सघन हो गई, नीचे विरल हो गई और ऊपर सघन हो गई। अब यहाँ से किरण चल रही है, सघन से विरल में आ रही है, तो अविलंब से दूर हटती जा रही है, और इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण किरण लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, और ये जो है यहाँ उल्टा दिखता है। पेड़ जो है क्या होगा, उल्टा दिखता है, तो आपको भ्रम हो जाता है कि यहाँ पानी है। ये जो गर्म प्रदेश की मरीचिका है। ऐसे ही अगर हम ठंडे प्रदेश की मरीचिका की बात करें, अगर हम ठंडे प्रदेश की मरीचिका की बात करें तो ठंडे प्रदेश की मरीचिका क्या होगी, ऐसे देखिए। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, ये ठंडे प्रदेश की मरीचिका क्या होती है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ये एक चित्र ले लीजिए, यहाँ देखिए, ये चित्र देखिए, ये ठंडे प्रदेश की मरीचिका है। इसको एक और चित्र लिया जाएगा, पहले यहाँ देखिए ठंडे प्रदेश की, देखिए एक कोल्ड वाटर है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोल्ड वाटर है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि नीचे बर्फ जमी रहती है, कोल्ड वाटर रहता है, और कोल्ड होने के कारण क्या होगा, जो यहाँ के संपर्क में जो वायु आएगी, देखिए कोल्ड वाटर है, इसके संपर्क में जो वायु आएगी, यहाँ जो वायु आएगी वो वायु क्या होगी, संघनित हो जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, संघनन कम रहेगा, ऊपर थोड़ी गर्म वायु मिलेगी। तो जहाँ गर्म वायु मिलेगी वो क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम बन जाएगा, और जहाँ ठंडी वायु मिलेगी, एकदम ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, जहाँ से संघनित हो जाएगी, तो वहाँ सघन मीडियम मिलेगा। यानी कि यहाँ पे डेंसर हो जाएगा और यहाँ पे विरल हो जाएगा। अब कोई दृष्टा यहाँ से मान लीजिए देख रहा है, तो उसके लिए किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी ठंडे वायु से आ रही है, जो ठंडी वायु है, यानी ये सघन मीडियम। तो सघन से जब आ रही है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी, तो ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, तो सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटती जाएगी। जैसे मान लीजिए ये अभिलंब है, तो ये क्या होगा, अगर ये किरण ऐसे जा रही है तो अभिलंब से थोड़ी दूर हट गई। ऐसे मान लीजिए यहाँ गई तो अभिलंब से और दूर हट गई, यहाँ गई अभिलंब से और दूर हट गई, और लास्ट में क्या हो गया, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। जैसे देखिए किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहाँ क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इस मीडियम से देखिए ये माध्यम है, ये ऐसे है, तो यहाँ से पूर्ण आंतरिक क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब लग रहा है कि ये किरण जो है, ये इनको ये किरण लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, उल्टा। यानी किरण जो है अब यहाँ से ना आके कहाँ दिख रही है, यहाँ से। तो अब जो ये यहाँ पे यान कोई जहाज दिख रहा है, वो जहाज जैसे लगता है कि यहाँ है, यहाँ ना होकर के क्या है, यहाँ है। हालांकि फिगर में ऐसे दिखाया गया है, चित्र में क्या होता है कि लगभग उल्टा दिखने लगता है। कभी कभी जो चित्र जैसे यहाँ देखिए, यहाँ नाव करके यहाँ दिख रहा है, ये जो है नाव या कहिए जहाज, ये पानी का जहाज यहाँ होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है आपको यहाँ। कभी कभी क्या होता है, एकदम उल्टा दिखने लगता है, इस टाइप से ये उल्टा दिखने लगता है, इस तरह से। ये जो जहाज है यहाँ क्या होगा, कभी कभी उल्टा दिखने लगता है। तो ये ठंडे प्रदेशों के मरीचिका है। मीन्स ये हुआ कि जैसे गर्म प्रदेश में क्या है कि नीचे की वायु गर्म होती है, ऊपर की वायु ठंडी रहती है। ठंडे प्रदेशों में क्या है, नीचे की वायु ठंडी रहती है, ऊपर की वायु गर्म रहती है। नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म रहती है। यानी गर्म प्रदेश में क्या होगा, नीचे की वायु रेयर मीडियम बनाती है और ऊपर की वायु सघन। ठंडे प्रदेश में क्या है कि ऊपर की वायु
रेयर मीडियम बनाती है और नीचे की वाई सघन मीडियम। वहाँ क्या होता है, पेड़ उल्टा होकर दिखता है, नीचे की ओर दिखता है। यहाँ क्या है कि नाव जो है ऊपर उठ के दिखती है, यानी कह लीजिए कि यहाँ है तो ये जो है कुछ यहाँ दिखेगी, ऊपर उठ के दिखती है। तो ये ठंडे प्रदेशों के मरीज का है।